अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में हम 1972 से लेकर 1977 के पीरियड डिटेल से एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस डेमोक्रेटिक पीरियड में जो जिसको हम नाम देते हैं सेकंड डेमोक्रेटिक पीरियड ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसमें क्या पॉलिसीज़ बनाई गईं, उनको हम असेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, क्या अचीवमेंट्स हुए इन पॉलिसीज़ की वजह से और एंड रिज़ल्ट हमारा क्या रहा, हम इस बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द बैकग्राउंड, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज़ famous at that time. He was elected as the Prime Minister of Pakistan. Although हमें पता है कि जिस तरीके से जो उस वक़्त हिसाब मामलात थे हमारे मुल्क के, वो कुछ इस तरीके के थे कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 2 हिस्से थे पाकिस्तान के। एक हिस्से में जो पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, वो इलेक्शन जीती थी और एक में जो अवामी पार्टी थी, ये शेख मुजीबुर रहमान की, ईस्ट पाकिस्तान में वो जीती थी। अब हमने ये देखना है कि जो ये जो पीरियड था, ये पीरियड फिर उसके बाद ड्यू टू द वार ऑफ 1971 आपकी ईस्ट पाकिस्तान जो है, वो हमसे जुदा हो जाता है, सेपरेशन हो जाती है उसकी। देन हम अब आते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान था, जिसको पहले वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, अब वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक एरा शुरू हुआ ज़ेड भुट्टो का, उसका जो इम्पैक्ट था पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे क्या पड़ा। दिस पीरियड वाज़ एक्सेप्शनली टर्मुलस टाइम फॉर पाकिस्तान। आपके जो इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे थे कि हमें बहुत सारे थ्रेट्स का सामना था। हमारी एक्जिस्टेंस जो है, वो दाँव पे लगी हुई थी। जो कॉन्फिडेंस था, जो क्राइसिस थे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के दरमियान, गवर्नमेंट एंड पब्लिक के दरमियान, वो जो कॉन्फिडेंस का क्राइसिस था, वो अरूज पे था। बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहे थे क्योंकि पोस्ट वॉर एरा है। यहाँ पे हमें बहुत सारी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक बहुत सारे एस्पेक्ट्स का सामना करना पड़ा क्योंकि जंग जो है जब भी होती है, वो आपके तमाम रिसोर्सेज़ को खाती है। उसकी जंग के ईंधन में हमें अपने रिसोर्सेज़ को लगाना पड़ता है। वहाँ पे जो लोग थे, वो गुर्बत के शिकार थे, उनके पास लिविंग स्टैंडर्ड उनकी डिस्टर्ब थी, सोशल जस्टिस नहीं था और अब इस दौरान जो सबसे बड़ा चैलेंज था इस गवर्नमेंट के लिए, वो ये था कि आपने जो पोस्ट वॉर इश्यूज़ थे, जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, जो मार्केट जो है वो मंदी का शिकार थी, सोशल क्राइसिस थे, सोशल इनजस्टिस प्रिवेल कर रहा था। बहुत सारे लोग जो है गुर्बत का शिकार थे, खत्ते गुर्बत पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग रह रहे थे। अब इन बहुत सारे इश्यूज़ को साइमल्टेनियसली एंड इमीडिएटली एड्रेस करना था इस गवर्नमेंट के लिए। देन 1973 ऑयल क्राइसिस ने ये जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी, इसमें मज़ीद हवाए क्रिएट कर दिए। अब 1973 का ऑयल क्राइसिस क्या था? अब मैं उसको आपको प्रिसाइज़ली बताने की कोशिश करता हूँ। ड्यू टू द वार बिटवीन इसराइल एंड मिस्र, जो इस्लामिक वर्ल्ड थी, उन्होंने अपनी एक तंज़ीम बनाई ओआईसी और उसका जो इजलास हुआ लाहौर में, उसमें यह डिसाइड किया गया कि अगर इसराइल जो है वो जंग बंदी का ऐलान नहीं करता, जो इलाके मिस्र से उसने लिए हैं, अगर उसे वापस नहीं करता, तो फिर जो है वो मुस्लिम जो ममालिक जो हैं वो अपनी ऑयल की सप्लाई को बंद कर देंगे। अल्टीमेटली बात यहीं पे पहुँचती है कि ऑयल सप्लाई बंद कर दी जाती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। वो जब ऑयल की सप्लाई बंद कर देते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइसेज़ इंक्रीज़ होने लगती हैं, सप्लाई मार्केट से ख़त्म हो रही है
और इसका जो सिचुएशन प्रिवेल करती है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे ऑयल की सप्लाई 2, 3, 4 दिनों बाद बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे एक हिस्ट्री की सबसे लंबी जो है वो ट्रैफ़िक जैम का सामना करता पड़ता है उन्हें। अब पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हुआ इसका? पाकिस्तान का इम्पैक्ट जो पड़ा कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट बिल थी, वो इंक्रीज़ हुई और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थे वो मज़ीद डिस्टर्ब हुए और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन थी, वो एक्ज़िस्ट करना शुरू हुई। पाकिस्तान में जो क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है, उसकी प्राइसेज़ का इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी की तमाम प्रोडक्ट्स एंड एंड गुड्स एंड सर्विसेज़ पे पड़ता है। बिकॉज़ ऑयल जो है, वो एक वाइटल कंपोनेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस का जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व होता है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो देन अनदर इम्पैक्ट इज़ दैट कि अमेरिका जो थे, वो हॉस्टाइल हुए थे। पाकिस्तान ने नो डाउट कि वो अमेरिकन ब्लॉक में था, लेकिन जो है वो भुट्टो साहब की चॉइस से, भुट्टो साहब की एक्शन से और भुट्टो साहब की बहुत सारी पॉलिसीज़ से जो यूएसए गवर्नमेंट है, वो खुश नहीं थी और वो जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए थे वहाँ पे यूएसए का कंट्रोल जो है वो हमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उस पे लूज़ हो रहा था। तो इस सिचुएशन में अमेरिकन्स जो है वो हॉस्टाइल हो गए थे। उनका जो बिहेवियर था पाकिस्तान के साथ वो सपोर्टिव नहीं था बल्कि वो सप्रेसिव बिहेवियर की तरफ आ गए थे। देन 1973 में पाकिस्तान में जो एक नेचुरल डिज़ास्टर आए इन द शेप ऑफ फ्लड्स, इन्होंने जो है वो बहुत सारी आपकी जो कंज्यूमेबल गुड्स थी, स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, उनकी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। जब उनकी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब किया तो अल्टीमेटली जो सिचुएशन मार्केट में एग्ज़िस्ट हुई, वो ये हुई कि सप्लाई कम हो गई थी उस आने वाले साल में क्योंकि फसलें तबाह हो गई थी। जब सप्लाई कम हो गई, तो उसने बहुत सारे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थी, उनकी प्राइसेज़ को इंक्रीज़ कर दिया। जब उनकी प्राइसेज़ को इंक्रीज़ कर दिया, तो लोगों के लिए की पहुँच से बाकी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज़ भी उनकी पहुँच से बाहर हो गई। बिकॉज़ अब वहाँ पे ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट तो पड़ना था कि एक चीज़ अगर इंक्रीज़ होगी तो फिर अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट बाकी दूसरी चीज़ों की प्राइसेज़ पे भी पड़ेगा। देन पॉलिसीज़ के अगर हम मज़ीद बात करें तो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने करेंसी रैशनलाइज़ेशन करने की कोशिश की सो दैट कि जो एक्सचेंज रेट की डिफरेंसेस हैं, ओवर वैल्यूएशन है, उसकी वजह से जो इश्यूज़ क्रिएट हुए हुए हैं, उनको रैशनलाइज़ किया जा सके और अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको इंक्रीज़ किया जा सके। उनके लिए जो उन्होंने सबसे बेसिक काम किया, वो ये किया कि अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लिया। अब डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का आपको पता होना चाहिए। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से मुराद है कि जब गवर्नमेंट ऑफ़िशियली आपकी जो करेंसी की प्राइस है, करेंसी की जो वैल्यू है, उसको जो है वो रिड्यूस कर देती है इन ऑर्डर टू मेक योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स चीपर एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट सो दैट कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सकें। ये पाकिस्तान की जो अभी तक की हिस्ट्री है, उसमें शायद ये पहला मौका था, जबकि ऑफ़िशियली गवर्नमेंट ने आपकी करेंसी की प्राइसेज़ को डीवैल्यू किया था। अदरवाइज़ उससे अलावा जब तक अब तक जो भी करेंसी की वैल्यू में डिफरेंसेस आ रहे थे, वो डिप्रिसिएशन की वजह से आ रहे थे और करेंसी डिप्रिसिएशन एक्सिस्ट करती है अकर करती है ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द डिमांड एंड सप्लाई इन ऑफ द मार्केट फोर्सेस। लेकिन जो डिवैल्यूएशन है, वो ऑफिशियल सोर्सेज़ की वजह से होती है। अब जो नेशनलाइज़ेशन भी एक अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसी का कि भुट्टो साहब की गवर्नमेंट जो है वो प्रो सोशलिज़्म थी और सोशलिज़्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप अपने जो नेशनल इन एलिमेंट्स हैं, आपके बहुत सारी नेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको नेशनलाइज़ करने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में 31 बेसिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो है वो नेशनलाइज़ किया गया। जब उनको नेशनलाइज़ किया गया तो नेशनलाइज़ेशन का कि आपकी जो ओनरशिप है, तमाम जो डिसीज़न्स हैं, तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल उन इंडस्ट्रीज़ की गवर्नमेंट होगी। जब गवर्नमेंट उन तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल होगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उस तरह की इफ़ेक्टिव और एफ़िशिएंट मैनेजमेंट भी चाहिए
फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली और भी बहुत सारे एस्पेक्ट से गवर्नमेंट को उनको मैनेज करना था। अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जब उनको नेशनलाइज़ किया, तो उनको नेशनलाइज़ करके गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट अप करने के लिए ऑलमोस्ट 254 मिलियन रुपीज़ का जो है वो लोन जो है वो इंजेक्ट किया उन इंडस्ट्रीज़ में। वो लोन इंजेक्ट करने से आपका जो बर्डन है वो किस पे आया आपके फिर बजट डेफ़िसिट पे उसका फ़र्क पड़ा क्योंकि आपको जो है वो बोरो करना था और जब बोरो करने के लिए आप जाते हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे डेफ़िसिट इंटरेस्ट ऑन दैट और इस तरीके से आपका जो बैलेंस है बिटवीन एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू वो डिस्टर्ब होता है। Then another aspect of economic policies, financial reforms जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोशिश की कि जितने भी उनके स्पेशली बैंकिंग सेक्टर जो था, इसमें जो है वो रिफ़ॉर्म्स लेकर आने की कोशिश की जाए और जो जितनी भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज़ या यूनिट्स थे, उनको सबसे पहले तो नेशनलाइज़ किया गया। नेशनलाइज़ करने के बाद जो है वो अ, उनको बेल आउट जो है प्लान्स दिए गए। देन वहाँ पे जो भी आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज़ थी जिनकी मोनोपोली थी, जो कि सोल्ली एक्सिस्ट कर रहे थे किसी भी मार्केट में, उनकी मोनोपोली को ख़त्म किया गया, एफिशिएंसी को गेन करने की कोशिश की गई और वहाँ पे इक्विटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई बाय फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। देन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम किया उस वक़्त भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने कि जो मैन पावर थी आपके पास, बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है आपके एमओयू साइन करके मैन पावर को जो है एक्सपोर्ट किया गया उन ममालिक में और एक्सपोर्ट करने से वहाँ पे जो इम्पैक्ट आया आपकी इकॉनमी में कि रेमिटेंसेस जो हैं, जो फ्लो ऑफ मनी था फ्रॉम अदर कंट्रीज़ टू पाकिस्तान वो इंक्रीज़ हुआ। पाकिस्तान की जो मैन पावर यहाँ पे अनऑफ़िशियली एम्प्लॉयड थी, इनफॉर्मली एम्प्लॉयड थी, उन इनफॉर्मल एम्प्लॉयड पर्सन्स को जो है फॉर्मली एम्प्लॉयड होने का मौका मिल गया, स्किल्स एनहांस करने का मौका मिल गया। अब उससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपकी जो है वो गवर्नमेंट को रेमिटेंसेस मिले पहली बात और वहाँ पे जो आपके रिलेशनशिप्स थे उन कंट्री के साथ वो इम्प्रूव हुए। दूसरी बात जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी वो डिक्रीज़ हुई। थर्ड थिंग एंड फिर वो कंट्रीज़ आपको फिर जब भी ऑयल एक्सपोर्टिंग की बात आती तो फिर आपको प्रेफ़रेंस देते थे। देन अनदर थिंग पॉलिसी जो बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने अडॉप्ट करने की कोशिश की दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है कि जितने भी बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जितने जितने भी बड़े लैंड ओनर्स हैं, उनको एक खास थ्रेशोल्ड लेवल का से ज़्यादा ज़मीन रखने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो अब उन्होंने उसके लिए सीलिंग लगा दी। जब उन्होंने सीलिंग लगा दी इट मीन्स कि आप लैंड होल्डिंग जो है वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वो ले सकते हैं। सीलिंग का मतलब ही ये है कि आप एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लगा देते हैं और सो दैट उसकी कोशिश ये की गई कि जो टेनेंसी थी आपके जो में वहाँ पे जो पीजेंट्री सिस्टम था वो पीजेंट्री सिस्टम को ख़त्म किया जा सके, जो इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही थी बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड ओनर क्लास उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई इन लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए। अचीवमेंट्स क्या हुई भुट्टो साहब के रेजिम में? अचीवमेंट सबसे पहले तो ये थी कि आपकी जो इकॉनमी है उसकी परफॉर्मेंस एवरेज रही अराउंड 4.8% पर एनम और जो आपकी डोमेस्टिक कंडीशंस थी वो आपकी इकॉनमी की वो कोई इतनी ख़ास इम्प्रूव्ड नहीं रहीं और व्हेयरएज़ आपको एक्सटर्नल शॉक्स भी मौजूद रहे आपकी इकॉनमी में, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आपके पास 1973 का ऑयल क्राइसिस, फिर डॉलराइज़ेशन, फिर रिसेशन जो आया, तो इस तरह के एक्सटर्नल शॉक्स ने भी आपकी इकॉनमी की परफॉर्मेंस को डीरेल करने में रोल प्ले किया अलॉन्ग विद डोमेस्टिक रीज़न्स। डिवैल्यूएशन का फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास जितनी भी एक्सेस कैपेसिटी थी रिसोर्सेज़ की उनको आपने यूटिलाइज़ कर लिया। उन यूटिलाइज़िंग से आपकी प्रोडक्शन बढ़ी। उस प्रोडक्शन से आपने जो एक गुड्स एंड सर्विसेज़ बनाए उनको आपने एक्सपोर्ट्स किया। अब आपकी एक्सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज़ हुई ओवर दिस टाइम पीरियड जो और देन फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे, टीनेंट्स थे और जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की, वो भी काफ़ी
किसी हद तक इम्प्रूव्ड हुए। पॉवर्टी आपकी जो है वो जो अराउंड 46.50% जो है वो वहाँ पे इस एरिया में रिड्यूस हुई, इस एरा में रिड्यूस हुई। देन मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि पोर्ट कासम आपके पास जो सी पोर्ट है उसको लगाया गया, स्टील मिल्स का इजरा हुआ, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला को जो है वो इनिशिएट किया गया, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लगाई गई, इंडस हाईवे बनाया गया, न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया एंड लोअरी पास जो कि चित्राल को और बाकी पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ को मिलाता है, वो भी बनाया गया, उसका भी काम स्टार्ट किया गया। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स थी, जो कि भुट्टो साहब की रिजीम में हुई। अगर हम इसको अब असेसमेंट करें क्रिटिकली तो ये असेसमेंट में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये आती है कि जो रिज़ल्ट्स थे वो सेटलर किस्म के थे इन शॉर्ट पीरियड। हालाँकि जो आपके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, जो आर्ट्स थे वो हेवीली थे। लेकिन जो आपने रिकवरी की थी, वो इतनी बहुत इम्प्रूव भी नहीं थी, इतनी प्रोमिनेंट भी नहीं थी और इतनी बुरी भी नहीं थी। लैंड रिफ़ॉर्म्स को बनाया गया, बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया, लेकिन उन लैंड रिफ़ॉर्म्स की जो असल ट्रू स्पिरिट थी, उसमें वो अप्लाई नहीं हो सके और वो अपने जो जो टारगेट था, उससे फ़ॉल शॉर्ट हुए। और जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंजेस के लिए उसको बनाया गया, वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंजेस प्रॉपर्ली अचीव नहीं हो सकी ड्यू टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ड्यू टू द हेवी पॉलिटिकल पावर ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड्स। तो वो आज भी लैंड रिफॉर्म्स का रूल मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है वो उसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट वो नहीं हो सका। स्टेट का रोल एक्सटेंड हुआ, जब स्टेट का रोल एक्सटेंड हुआ ड्यू टू द नेशनलाइजेशन, तो अल्टीमेटली जो है वो आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो हैं स्टेट के लिए बहुत सारे ऐसे नए महाज भी खुल गए जिन पे उसको जो है पूरा करने की कोशिश की गई, पूरा होना पड़ा जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो ब्यूरोक्रेसी थी, एक तो गवर्नमेंट चलाना था वो तो है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को भी देखना है, वर्किंग क्लास को भी देखना है, प्रोडक्शन को भी देखना है और भी बहुत सारे जो है उनके लिए न्यू जो है वो एराज़ और वेंचर ओपन हो गए जहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करनी पड़ी। देन जब नेशनलाइज़ेशन होती है, तो नेशनलाइज़ेशन में बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आपके जो प्रोडक्टिविटी होती है इंडिविजुअल फैक्टर्स की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। पॉलिटिकल करप्शन थी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थी, वहाँ पे एलीट क्लास की इन्वॉल्वमेंट थी, आपके जो सोशल स्ट्रक्चर्स थे वो वहाँ पे डिस्पैरिटीज़ मज़ीद जो है वो वाइडन हो रही थी। ज इनकम इनइक्वालिटी का जो एस्पेक्ट है कि आपके पुअर दिन-ब-दिन पुअर होते जा रहे थे पर और रिचर पर्सन मज़ीद रिचर होते जाते थे। तो वो जो इनकम इक्वालिटी की डिस्पैरिटी है वो मज़ीद एक्सपैंड होती गई।